अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर। ठीक है, कभी भी देखो मैक्सिमम रेसिस्टेंस पूछेगा तो कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। कैसे करेंगे, सीरीज में। कभी भी हमको ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए होगा तो कैसे कनेक्ट करके ला सकते हैं, सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में। तो अभी हमको पता है जब n नंबर ऑफ रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर कितना हो जाता है, इक्विवेलेंट आर कितना हो जाता है, n मल्टीप्लाई बाय आर हो जाता है ना। यहाँ पे कितना रेसिस्टर है, 5। कितना रेसिस्टर है, 5। रेसिस्टेंस कितना है, 1/5। ठीक है, 5 कट गया, कितना बच गया, 1 ओम। ठीक है, डी। समझ गए। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस। मिनिमम रेसिस्टेंस निकालना है, तो कभी भी मिनिमम रेसिस्टेंस पूछेगा तो कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। और हमको पता है जब n रेसिस्टेंस r मान का पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, r इक्विवेलेंट इज गिवन बाय r बाय n, है ना। तो कितना है, 1/5 डिवाइडेड बाय 5, 1/25 ओम। 1/25 ओम। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा क्वेश्चन देखो, ये इन्हीं सब क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन या यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसीलिए सारा क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सारा क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे बन रहा है, तो आपका आराम से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, V = IR, V = W/Q। यहाँ देखो वर्क डन है ना, वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन है तो ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन है और करंट है ना, करंट। तो Q को चेंज करना पड़ेगा। Q = क्या होता है, I × T होता है ना। तो V = W/I × T। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है, बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, L लेंथ का है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एरिया कितना है इसका, एरिया इज A। ठीक है, हैज रेसिस्टेंस R। इसका रेसिस्टेंस कितना है, R है। बोलता है अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, L2 कितना है, 2L, एंड रेसिस्टेंस R ऑफ सेम मटेरियल। इसका भी रेसिस्टेंस R ही है, R2 इज R, R1 इज R। ठीक है, तो पूछता है व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, A2 = व्हाट। तो ऐसे में मैंने बताया दोनों तरफ लाइन खींच देना है। R1 = क्या हो गया, रो टाइम्स रो1 L/A। ठीक है, R2 क्या हो गया, R2 इज रो2। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेम मटेरियल है ना। ठीक है, सेम मटेरियल, यहाँ देखो लिखा है सेम मटेरियल लिखा है, यानी रो1 = रो2 = रो। ठीक है, रो2 × L2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2L/A2। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। ठीक है, तो R1 कितना आ गया, रो1 L/A। ठीक है, R2 कितना आ गया, रो2 2L/A2। अब इन दोनों को बराबर कर दो, दोनों तो R के बराबर ही है ना। तो क्या लिख सकते हैं, रो1 L/A = रो2 2L/A2। रो1 और रो2 तो बराबर है, कट गए, L और L कट गया। ठीक है,
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स A, ठीक है, 2A होगा ना यहाँ देखो, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, 2A, C, ठीक है, C आंसर। समझ गए, प्रैक्टिस का जरूरत है अभी आपको, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ करंट I थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है, I 100% टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है। केस 1 इधर है, केस 2, ठीक है। पहले करंट I था, ठीक है, I1 कितना था, I 100 गुना बढ़ गया, यानी कितना हो गया, ये 2I हो गया ना, 100 गुना बढ़ गया, कहने का मतलब कि क्या हुआ, I में फिर से I जुड़ गया, है ना, तभी ना 100 गुना बढ़ गया, ये कितना हो गया, 2I, ठीक है। द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, ठीक है, पावर कितना ज़्यादा, देखो VBI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें। पावर डिसिपेटेड कितना होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² R, ठीक है, P1 I1, ठीक है, R तो सेम है, ठीक है ना, रेसिस्टर वही वाला है तो R सेम होगा। P2 क्या हो गया, I2² इंटू R, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, ठीक है, इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना, P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दिस इज द परसेंटेज। अभी मैं नीचे फिर से फॉर्मूला लिख दूंगा। अभी यहाँ पे क्या है देखो, P1 इक्वल टू I² R, P2 इक्वल टू कितना, 2I हो गया, 2I² R, यहाँ तक समझ में आ रहा है। P1 हो गया I² R, ठीक है, P2 हो गया 2 का स्क्वायर कितना, 4I² R, ठीक है। हमको निकालना क्या है, P2 माइनस P1 बाई P इंटू 100, ठीक है। इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, चाहे कोई सा भी चीज़ हो उसमें इंक्रीज पूछेगा ना, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कौन बढ़ा है, बढ़ने के बाद क्या हो गया है वो P2, बढ़ने के बाद क्या हो गया है P2, है ना, नया चीज़ क्या है P2, कितना बढ़ गया, तो P2 माइनस P1 इतना ही ना बढ़ा होगा जी, P2 माइनस, समझ में आ रहा है या नहीं, कितना बढ़ गया, P2 माइनस P1, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है तो इसको ओरिजिनल जो चीज़ है, मेरा ओरिजिनल चीज़ क्या है, P1 इंटू 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बोलिएंगे, नहीं आ रहा है तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं फिर बता देंगे, ठीक है। I² R यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पहले कॉमन बाहर लिख लेते हैं, I² R कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस यहाँ बच जाएगा 1 बाय में I² R, ठीक है, I² R कट गया इंटू 100, इट इज़ नथिंग बट 300%। तो परसेंटेज पावर कितना चेंज करेगा, 300%, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो कोई सा भी चीज़ पूछेगा ना, है ना, मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमको पहले दिया 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया, ठीक है, अब बाद में तुमको और दे दिया, तुमको कितना, 3 रुपया और दे दिया, तो अभी तुम्हारे पास कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, ठीक है। बोलेगा कि कितना इंक्रीज हो गया तुम्हारे पास, कितना परसेंट, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, है ना, कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना बढ़ गया, तो मेरे पास कितना बढ़ गया,
पहले बाद में जो हो गया माइनस जो पहले था, बढ़ा कितना है 3 है ना, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना 5 जो बाद में हो गया और जो पहले था, तो 3 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 है ना, जो 2 था उसके रिस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। समझ रहे हो कि नहीं, ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। यहाँ परसेंटेज का साइन आ गया 150%। ये समझ गए गौरव, ठीक है। जयेश समझ गए, ठीक है। सैफ, बाकी और भी लोग क्लास में है क्या, सैफ समझ गए, और कौन है क्लास में, चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 इनकैंडेसेंट बल्ब ए बी सी, ठीक है, 3 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब है, बल्ब, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देना है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 1 मार्क्स का, कल मैंने बताया था ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, 1.5 मिनट, ठीक है, तो 1.5 मिनट में, पिछला वाला क्वेश्चन भी 1.5 मिनट में ही बनाना था, ठीक है। 3 बल्ब दिया है ए बी, तो तुमको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेने का है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 40 वाट 60 वाट और 100 वाट का है, ये कितने वाट का है 40 वाट, ये कितने का है 60 वाट, और ये कितने का है 100 वाट का, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें पूछता है ब्राइटनेस, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना जो भी, ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले बल्ब का जब भी क्वेश्चन आए तो बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, बल्ब का क्या निकालना है, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और जो पावर रेटिंग जिस बल्ब का क्या होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन चूज करना है आपको, जिस भी बल्ब का ज़्यादा वाट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा, जिस भी बल्ब का ज़्यादा वाटेज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी निकाल के बता रहा हूँ। सब में क्या है, वोल्टेज बराबर दिया है, ठीक है, वोल्टेज क्या दिया है बराबर, P इक्वल टू क्या होता है V² बाय R, यहाँ पे वोल्टेज बराबर दिया है ना, तो P1 इक्वल टू V² बाय R1, ठीक है, P2 इक्वल टू V² बाय R2, P3 इक्वल टू V² बाय R3, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे वोल्टेज बराबर दिया है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं पावर से रिलेशन में कि जिसका भी पावर ज़्यादा है, ठीक है, जिस बल्ब का पावर ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका भी बल्ब का वोल्टेज ज़्यादा है वो क्या है, ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब इज द सेम, नहीं, गलत बात है, सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, सी वाला ना, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी बस इतना याद रखो इस क्वेश्चन के लिए कि जिसका पावर वाटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जिसका वाटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा चमकेगा, समझ गए। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ए का सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, सी का सबसे ज़्यादा होगा, ये भी गलत हो गया। लिखता है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी का ए से ज़्यादा होगा, सही बात है, ये तो सही लग रहा है, ई भी पढ़ लेते हैं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन बी, नहीं, सी का क्या होगा, ज़्यादा होगा ना बी से, तो ये भी गलत है। कौन सा सही हो गया,
सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी देखो ये पावर वाला और ये वाला जो रिलेशन है ना, अभी हम लोग बल्ब का जब क्वेश्चन करेंगे अभी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। जब सीरीज में कनेक्टेड होगा बल्ब तो कैसे उसका निकालेंगे कि कौन ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, अभी याद रखो जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम लोग क्या देखेंगे, जो ज़्यादा पावर रेटिंग का है वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, जब सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हों तो जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, लिख लो पावर रेटिंग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, लिख लिए? ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक केटल जानते हो ना क्या होता है? ऐसा बर्तन देखे हो ना जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, तो उसमें क्या कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा फेनोमेनन यूज हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। ठीक है, तो कितना पावर ले रहा है वो? पावर दिया है ना 1 किलोवाट, है ना। 1 किलो इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 3, है ना। तो कितना हो गया? 10 टू द पावर 3 वाट वो ले रहा है पावर। व्हेन ऑपरेटेड एट, वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। ठीक है, अब फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। तो फ्यूज कितने का यूज करें? तो कभी भी फ्यूज का रेटिंग निकालना हो ना, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, कभी भी फ्यूज का रेटिंग निकालना हो तो डिवाइस कितना करंट ले रहा है वो निकालना चाहिए। ठीक है, करंट कितना ले रहा है सो निकालना चाहिए। तो पावर इक्वल टू तुमको पता है ना, V इंटू आई होता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाय V। ठीक है, 10 टू द पावर 3 बाय 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से जब आप करंट निकालेंगे, ठीक है, तो दैट इज अप्रॉक्स 4.5 एम्पियर। कितना आएगा? 4.5 एम्पियर। ठीक है, ये करंट कितना ले रहा है? 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो कभी भी जो फ्यूज लगाते हैं ना, फ्यूज जो लगाते हैं वो जितना करंट डिवाइस का आया है, ठीक है, जितना करंट डिवाइस का आया है उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, जस्ट ग्रेटर, ठीक है, जस्ट ग्रेटर, उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का लगाते हैं। तो 4.5 से ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे? साढ़े चार से ज़्यादा कौन सा है? 5 एम्पियर, डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फ्यूज का अगला क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे ना। ठीक है, अगर किसी को तब भी दिक्कत होगा तो फिर आप क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। क्या होता है? वॉट, है ना। पावर का फॉर्मूला, जब दूसरा यूनिट कभी भी पूछे ना, अगला मतलब वॉट के अलावा क्या यूनिट होगा उसका फॉर्मूला लिखो, VI। ठीक है, और क्या होता है? I²R, और क्या होता है? V²/R। कहीं पे ओम तो दिख नहीं रहा है, यानी ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा नहीं। VI वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, कौन सा ऑप्शन होगा? वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर इज अ यूनिट ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। पावर का 3 फॉर्मूला, P = VI, I²R, V²/R। ठीक है, तो I²R पावर है, V²/R पावर है, VI पावर है, कौन सा आंसर हो जाएगा?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, वोल्टेज दिया है। हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग जो है ना वोल्टेज और पावर के टर्म में दिया रहता है, उसका रेसिस्टेंस हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, कितना दिया है 220 वोल्ट, पावर कितना दिया है 100 वॉट। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका पावर और ये तो चेंज करेगा लेकिन रेसिस्टेंस कभी चेंज करेगा? बल्ब का रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, मटेरियल का है, प्रॉपर्टी है। मटेरियल तो चेंज कर नहीं रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे, समझ गए? R इक्वल टू, तो हम अपने को पता है क्या, P इक्वल टू क्या होता है बल्ब के हमेशा V²/R होता है। V और P R निकालना है। R इक्वल टू क्या आ गया V²/P। ठीक है, 220 इंटू 220/100। ठीक है, 22 का स्क्वायर। ठीक है, 22 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 484 ओम। रेसिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। आप बोल रहा है जब वोल्टेज 110 वोल्टेज है तो पावर निकालो, तो P2 निकालना है कब, जब V²/R। V2 कितना दिया है 110 इंटू 110, दूसरे केस में कितना दिया 110 दिया है ना जी, बटा 484। ठीक है, तो ये लगभग निकालोगे तो आ जाएगा तुमको 25 वॉट। P कितना आ जाएगा 25 वॉट। देख रहे हो वोल्टेज, यहां से गौर करो, जब वोल्टेज को आधा कर दिए पावर कितना रिड्यूस हो गया 1/4 टाइम्स, है ना। V को क्या किए हाफ, तो P कितना हो गया क्वार्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर पे रिलेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखो इसको निकालने का और तरीका हो सकता था, क्या R इक्वल टू क्या आया V²/P आया ना। R तो बराबर होगा, यहाँ V1 P1 लिख दो, तो यहाँ V²/P भी लिख सकते हैं। ठीक है, V1 कितना दिया है 220 इंटू 220/100। ठीक है, V2 कितना दिया है 110/P2। ठीक है, ये 2 बार में कटा, ये 2 बार में कटा। ठीक है, 2 गुना 2 कितना हो गया 4/100 इक्वल टू 1/P2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा P2 इक्वल टू 100/4, 25 वॉट। समझ में आया कि नहीं आया? हमको पता है अभी बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। जयेश समझ में आया? गौरव ठीक है। सैफ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो टाइप का होता है ना, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो टाइप होता है असर्शन एंड रीजन। ये जानते हो असर्शन एंड रीजन क्या होता है? ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है आप सीख लो क्या होता है। ठीक है, अभी एग्जाम दोगे, IIT JEE का एग्जाम दो, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, उस समय ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन क्या बोलता है, ये एक तुमको पॉइंट बताता है। ठीक है, कि कोई ऐसा चीज़ है जो ऐसा होता है और उसका वो रीजन देता है। जैसे यहाँ पे देखो बोलता है ए कंडक्टर हैज इतना चार्ज। ठीक है, कंडक्टर में इतना चार्ज है। ठीक है, और रीजन देता है कंडक्टर हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना चार्ज क्यों है वो इसका ये रीजन दे रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें ऑप्शन चूज करना होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। तो कैसे निकालते हैं, अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है, अगर दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए चुनना होता है। समझ रहे हो? अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन
नहीं है तो ऑप्शन बी चुनना होता है। अगर ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन हो जाता है। अगर दोनों फॉल्स है तो डी ऑप्शन हो जाता है। समझ गए? ये आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। ये बोलता है कंडक्टर है चार्ज ऑफ इतना, कंडक्टर के पास कितना चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये बोल रहा है कितना कंडक्टर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो गया 1.6 इंटू 2 16 दूनी 32 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये सही बोल रहा है ना, ये इसका सही रीजन दे रहा है ना। कंडक्टर में इतना चार्ज है, ठीक है। क्यों है? कंडक्टर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ रहे हो? दोनों सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए आंसर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, दोनों सही भी है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने को थोड़ा खेल गया है ये बंदा। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा है। ठीक है, और कंडक्टर क्या इलेक्ट्रॉन गेन करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना नॉन मेटल को, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया किसी को? देखो बाकी ये सारा कहानी तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, देखो सोडियम जो है ये क्या है? मेटल है ना। ठीक है, ये क्या करता है? इसके पास आउटर में यहाँ पे 2 है 8 है। ठीक है, फिर लास्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ना, नॉन मेटल लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ क्या बोल रहा है? कंडक्टर हैज़ गेन्ड, तो कंडक्टर गेन करेगा। कंडक्टर इतना चार्ज तो लाएगा, लेकिन कैसे? लॉस करके, है कि नहीं? यहाँ देखो वैसे भी क्या चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। यहाँ पे कैसा चार्ज है? तो ये वाला गलत हो गया ना, ऑप्शन आर गलत हो गया ना। ए सही है, ए में पॉजिटिव चार्ज ही, कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया रहता तो ये भी गलत हो जाता। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने बताया था रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, आर टी इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लिखवाया था ना। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेसिस्टेंस
मेटल का क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, शायद राहुल ने ही पूछा था, याद आ रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ता है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है। रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ये भी सही बात है। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, 1 by कंडक्टिविटी होता है। समझ गए, ये भी सही बात है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। अभी असर्शन रीजन देखो, तुम लोग पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो असर्शन देखो, ठीक है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर लिखा होता रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, तब आंसर ए हो जाता। समझ गए, लेकिन यहाँ लिखा है रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों सही बात बोल रहा है, लेकिन एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखता है। समझ रहे हो। ठीक है, बाकी बात ये वीडियो लेक्चर तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, उसको दोबारा देखना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तुम फिर से पूछना अगले क्लास में। ठीक है, अगला चलो देखो, असर्शन रीजन। बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। वायर को अगर बेंड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। सही बात है, वायर को बेंड करने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। अल्टीमेटली तो उसका बेंड कर भी दिए ऐसे, अल्टीमेटली तो उसका लेंथ उतना ही रहेगा टोटल, है ना। ठीक है, और एरिया वही रहेगा। रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, सही बात है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। समझ रहे हो कि नहीं। और इसीलिए ये क्या है, सही बात बोल रहा है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे इसको जो जैसा मोड़ना है मोड़ दो। समझ गए, तो ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके ज्योमेट्री पे नहीं, वायर कैसे भी हो। समझ रहे, दो चीज़ है, वायर का शेप और वायर का ज्योमेट्री। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ होता है। वायर का शेप, सिलेंड्रिकल शेप होना ये होता है, या क्यूबॉइडल शेप होना, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। ये हो गया क्या, शेप होना, और उसका क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब सिलेंड्रिकल वायर ही है, उसको ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, ठीक है, या सर्कल बना के रख दो, उसका रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन विल बी ए। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हमको पता है बहुत सारे लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जयेश को समझ में आया, राहुल को तो आ गया। ठीक है, जयेश को आ गया, गौरव, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आया है ना, कोई बात नहीं, एक बार आप रिवाइज करना। ठीक है, फिर से आप पूछना, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन चलो देखो, टू रेसिस्टेंस हैविंग वैल्यू आर ईच, देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज R/2। देख रहे हो, घट गया ना, रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, R से R/2 हो गया। कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। दिख रहे हो ना, R/N दो रेसिस्टेंस है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। यहाँ लिखा है गिवन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों सही है। और ये सही बात बोल रहा है ना, क्यों होगा, क्योंकि पहले पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या आंसर होगा, आप समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। इन ए सिंपल बैटरी सर्किट, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन पढ़िए। सर्किट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ देखो 5 वोल्ट था, यहाँ प्लस माइनस, अरे तो ये ज़्यादा पोटेंशियल होता था ना इधर वाला, ये 0 लिखते थे, इसको +5 लिखते थे, है कि नहीं। बोलता सिंपल बैटरी में लोवेस्ट पोटेंशियल होगा, गलत बोल रहा है ना। जब भी ऐसा हो जाए ना, पहला वाला गलत, ठीक है, दूसरा पढ़ना नहीं है, ऑप्शन डी में टिक मार देना है, समझे कि नहीं। जैसे ही पहला गलत हो जाए दूसरा पढ़ना ही नहीं है, डी में टिक मार के आगे चला जाना है, दूसरा पक्का सही होगा। देखो पढ़ लो एक बार। द करेंट फ्लो टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एज इट फ्लो इन सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नहीं ये ठीक से पढ़ो, ये समझ में नहीं आया होगा, डाउट तो रहा होगा। सबको आ गया समझ में? भाई इतने तेज तुम लोग कैसे हो सकते हो, इतना तेज तो मैं नहीं था। ठीक है, बोलता है द करंट फ्लो टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से इधर किधर आता है, नेगेटिव। ठीक है, एज इट फ्लो इन ए सच सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ रहे हो? वैसे भी देख लो, अगर पहला वाला पॉइंट गलत हो गया ना, डी पे टिक मार देना है। ठीक है, यहाँ देखो, तुम अगर देखोगे एसर्शन रीजन में क्या है, एज फॉल्स, और कहीं पे है देखो, इसमें भी बोला है कि ए ट्रू है, इसमें भी बोला ए ट्रू है, इसमें भी बोला ए ट्रू है, ए फॉल्स वाला केवल एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, और अगर डी आर फॉल्स वाला भी सी ऑप्शन ही होता है केवल। अगर तुमको आर फॉल्स में दिखता है तो कुछ सोचना नहीं है, ए को पढ़ना ही नहीं है, सी पे टिक मार के निकल जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दोनों सही होता है तभी दिमाग लगाना पड़ता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो वो जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा सही से आना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? ये देखिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या है, जिसका मेटेलिक बॉडी रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन देखे ना, आयरन उसमें मेटल का बॉडी रहता है, उसमें 3 पिन रहता है ना, एक चौड़ा वाला 2 छोटा वाला। ठीक है, लेकिन बल्ब में 2 ही पिन रहता है, देखे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बोलता है 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर। 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस, ठीक है, क्या बोलता है, हीटिंग रिड्यूस करता है। ठीक है, गलत बात है, ये सही है। ठीक है, क्यों गलत है वो देख लेते हैं। पहला सही दूसरा गलत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, ये देखो, जो तीसरा पिन होता है ना इसमें, वो अर्थिंग के लिए दिया रहता है। किसके लिए दिया रहता है? ठीक है, अर्थिंग के लिए दिया रहता है। इसमें बोल रहा है तीसरा पिन दिया रहता है हीटिंग रिड्यूस करने के लिए। सही बात है क्या? नहीं, किसके लिए दिया रहता है? अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज इमीडिएटली व्हेन स्विच इज ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब तुरंत जल जाता है जब स्विच ऑन होता है तो। ठीक है, सही बात है, देखते हैं हम लोग स्विच ऑन करते हैं तुरंत जल जाता है। फिर बोलता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर इज वेरी हाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर इज वेरी हाई, ये भी सही बात है। ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जल्दी क्यों जलता है? क्योंकि वेलोसिटी बहुत हाई है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए तुरंत जल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आ गया ना? ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। मैंने एक चीज पढ़ाया है ना आप लोग को, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इसको धक्का मारेगा, इधर मारेगा, ऐसे मारेगा, ये बात बताया था ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, फिर ये इसको घसीट रहा है, फिर इसको धक्का मार रहा है, फिर घसीटते घसीटते यहाँ जा रहा है, फिर धक्का मार रहा है। तो ये जो चल रहा है
ये चलने का तरीका को बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, ठीक है, घसीटना। क्या बोल करते हैं? ड्रिफ्ट करना, ठीक है, ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट करने का जो रफ्तार है उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेटालिक वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वेरी हाई, वेरी हाई, ज्यादा होता है। तो सही बात है, मेटालिक वायर में क्या होगा? ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब तुरंत जल जाता है, ठीक है। सही लग रहा है ना? ये सही बात, दोनों तो सही बात है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं? एसर्शन रीजन में बाकी सबका जवाब मुझे चाहिए, बाकी लोग समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। सही बात है ना, तांबे का इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है तभी ना उसका तार बनाते हैं, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए, ठीक है। समझ गए? सिल्वर इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, सिल्वर से तार नहीं बनाते हैं। सही बात है, तार नहीं बनाते हैं। सिल्वर इज बैड कंडक्टर, नहीं, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर, है ना। ये वाला गलत हो गया, ये सही, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ गए? अब बताओ, ओलंपियाड का सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना जी, ठीक है। अभी देखो, मैं अभी जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीबीएसई लेवल का करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ अच्छे स्टूडेंट रहेंगे तो आईआईटी लेवल का भी क्लास 10 से करवा दूंगा, लेकिन आप जवाब देंगे तो ही समझ में आएगा, तो नहीं तो हम लोग सीबीएसई पढ़ के चलेंगे, ठीक है। आगे चलें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में कैसा कैसा आ सकता है? या तो ऑब्जेक्टिव, या तो असर्शन रीजन, ठीक है, या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें एक लाइन में आंसर देना होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ठीक है भाई, अभी तक ही तो ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो शर्म की बात है, याद कर लीजिए। व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। सब पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक पावर बताया था ना, कल भी क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, है ना, कंज्यूम्ड, ठीक है। या इसको लिख सकते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम बताए थे ना, ठीक है। इसको लिखना है इलेक्ट्रिक पावर। देखो कभी भी कोई डेफिनेशन याद नहीं हो एग्जाम में, देखो कैसे लिखना है। कभी भी इफ यू फॉरगेट डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन फॉरगेट हो गया तो आपको उसका जो मूल फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है, E/T, ठीक है। तो इसको लिख लेना है क्या? पावर इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखो कभी भी डिवाइडेड बाय टी रहेगा ना किसी भी चीज़ में, तो उसके जगह लिखना है पर यूनिट टाइम, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड थिंग, ये स्टैंडर्ड थिंग है कि ऐसा यूज़ करते ही हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसको, पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, या डेसिपेटेड, कंज्यूम्ड या डेसिपेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर देखो इसी तरह हीट का बोलेगा, हीट डेसिपेटेड का बताओ डेफिनेशन, तो I²RT होता है ना, तो इसमें लिखना है हीट डेसिपेटेड, है ना, हीट डेसिपेटेड। इसका फॉर्मूला याद है तो खुद से डेफिनेशन बना देना। हीट डेसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट एंड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ऐसे करके भी लिख देना है। अगर आपको नहीं याद है तो पहले तो किताब वाला याद करने की कोशिश करना है, अगर नहीं याद है तो एग्जाम में ऐसे भी लिख देना है। अगर 2 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर पक्का मिल जाएगा, अगर सही लिखोगे अच्छे से तो। समझ गए? छोड़ना नहीं है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट। क्या होता है? बाकी लोग गायब हो गए क्या? ठीक है। नेम द स्टूडेंट यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा? वोल्ट मीटर। करंट एमीटर, है ना? बस इतना ही आंसर लिखना है, आधा नंबर का। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हाउ एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें लिखना है ऐसा ही जैसा लिखा है, लिख देना एन एमीटर। इसका आंसर ऐसा ही लिख देना है। ये तो डायरेक्ट ऐसे सीरीज भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे केवल सीरीज भी लिख दोगे तो भी मार्क्स लिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से लिख देना है। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर इलेक्ट्रिक फ्लोइंग थ्रू इट इन, इतना लिखने के बाद इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा अच्छा लगेगा बस इसलिए, नहीं तो केवल सीरीज कनेक्शन भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ये सब 1-1 मार्क्स का है, ध्यान रखो। अभी हम लोग 1-1 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इन ए सर्किट इफ 2 रेसिस्टर ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 रेसिस्टर है, ठीक है, 5 ओम का और 10 ओम का सीरीज में कनेक्टेड किया है। ठीक है, कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट क्या होगा? सेम करंट होगा ना? कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देना है सेम करंट विल पास थ्रू बोथ रेसिस्टर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस आर, ठीक है, पावर पी एंड वोल्टेज भी। अभी बताया था ना, पी इक्वल टू क्या? वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ठीक है। ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम में जरूर लिखना है वेयर पी इज पावर। मैंने बताया था, ये समझना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। बी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख के आना है, नहीं तो नंबर काट सकता है। ठीक है, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा तो पक्का काट दूंगा मैं नंबर। ठीक है, मैं समझूंगा आपको कुछ नहीं आता है। आर इज रेसिस्टेंस ऑफ, किसकी बात कर रही है? बल्ब की, तो यहाँ पे बल्ब। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये फॉर्मूला लिख के आना है। अगला, विच ऑफ हैविंग मोर रेसिस्टेंस? 220 वोल्ट 100 वॉल्ट, 220 वोल्ट 60 वॉट। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर, है ना। यहाँ देखो V बराबर है ना, दोनों में V दोनों का बराबर दे रखा है ना। ठीक है, तो V को भूल जाना है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो पूछ रहा है किसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो जिसका पावर कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं? जिसका पावर कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। तो किसका पावर कम है? 60 वॉट बल्ब का। तो क्या आंसर होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे? 220 वोल्ट 60 वॉट बल्ब हैज, हाँ, हाई मोर रेसिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। ठीक है, हीट की बात कर रहा है। जब भी हीट का बात करे फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। I²RT कितना दे रखा है? 400 जूल। ठीक है, कितना? T कितना दिया है? 4 सेकेंड। रेसिस्टर कितना दिया है? 4। जाहिर सी बात है करंट पूछ रहा होगा। ओ नहीं, वोल्टेज पूछा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, भी पूछ दिया। ठीक है,
भी पूछ दिया है ना, तो आई स्क्वायर आर के जगह हम बताएं ना, जब भी और आर में रिलेशन पूछ रहा है तो भी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी कितना दे रखा है 400, भी स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू आर, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में है टी तो जाके इधर डिवाइड में हो जाएगा। 100 इंटू आर का कितना वैल्यू है 4 ओम, टाइम कितना है 4, 4 कट गया 100। भी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100, तो भी कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है बाकी लोग को? अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितना क्वेश्चन मैंने किया है ना सब बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन किया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम कहीं सैम्पल पेपर, ठीक है, कोई सीबीएसई में कोई एग्जाम में पूछा है सारा क्वेश्चन, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं क्लास में, अगर आप सही से कर लिए, सब समझ गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अपना बना लेना है, ठीक है। अपना बना लेना मतलब खुद से बनना चाहिए। अगर बन रहा है आपसे तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नॉट इवन सीबीएसई, कहीं का भी क्वेश्चन हो बन जाएगा आपसे, ठीक है। आईटी जेई का क्वेश्चन होगा या उससे रिलेटेड होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले इतना कीजिए, तब हम लोग हायर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। लिख लेंगे ना, किताब से डेफिनेशन लिख लेंगे ना जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेम द डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, बैटरी। कौन, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है अक्रॉस डिवाइस, बैटरी। समझ रहे हो ना। इसका आंसर और केवल बैटरी लिखोगे तो भी मिलेगा फुल मार्क्स, लेकिन क्या लिख सकते हैं, बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बैठेगा, ठीक है। आगे देखो 3, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम इन ऑल द रेसिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो क्या सेम रहता है, करंट। क्या सेम होता है, करंट, ठीक है। तो यहाँ लिखना है करंट इज, यहाँ पे करंट इज सेम इन ऑल द रेसिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया, ठीक है। इतना काट करके क्या लिख देना, करंट इज सेम इन ऑल द रेसिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। उसके बाद स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम, ठीक है। 1 एम्पियर और 1 कूलम, तो करंट और चार्ज दे रखा है I इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। तो क्या लिखना है, 1 एम्पियर इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, बाय 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसका आंसर लिख लो। अगर 1 मार्क्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे अ क्लोज, बताया था ना इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज रहता है ना। अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, a closed conducting path through which, मेरा राइटिंग समझ में आता है कि नहीं सबको, ठीक है। थोड़ा ये इसमें बोर्ड में लिख रहे हैं, इतना गंदा राइटिंग नहीं है मेरा, लेकिन ये इसमें लिखने के कारण थोड़ा ऐसा बैठ रहे हैं। थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज में फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज में फ्लो, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रख लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का कभी भी डेफिनेशन पूछे तो ये चीज़ लिखना है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन बनाओ ना, यहाँ पे लिख लो आर मतलब रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर करना है, इसको याद करना है, ऐसे सिंबल यूज किया करो।
ठीक है, देखो द वोल्टेज करंट ग्राफ वी आई ग्राफ ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे वी आई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एट विच टेम्परेचर इज द रेसिस्टेंस हायर, कौन से टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा है। ठीक है, कोई बता सकता है किस में ज़्यादा है? T1 में ज़्यादा है। कैसे T1 में ज़्यादा है? कोई बच्चा बता सकता है? देखो बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे इजी मेथड है, एक लाइन यहाँ से खींचना है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से खींचना है वाई एक्सिस से। ठीक है, इसको मान लो क्या है भी, और इसको मान लो क्या है I1। T1 पे ये आया है ना, तो इसको I1 मान लो, ये T2 पे आया, इसको मान लो I2। ठीक है, I2 दिख रहा है ना, I2 इज ग्रेटर देन I1 है ना, I2 बड़ा है ना I1 से। इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 5 नहीं, इसको नाम दे दो 4, इसको नाम दे दो 2, और भी मान लो है तुम्हारा 4। ठीक है, ऐसे ही रफ के लिए। ठीक है, रफ के लिए मान रहे हैं। तो पहला रेसिस्टेंस RT1 कितना होगा, V बाई I1 होगा ना, 4/4 कितना आया 1। RT2 कितना आ गया V, सॉरी I1 तो 2 है ना, ये कितना आ गया 2 ओम। V बाई I2 ठीक है 4/4 कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, तो किस I करंट है, I क्या होता है, नहीं समझे? यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है वी आई वोल्टेज करंट ग्राफ। ठीक है, वोल्टेज करंट ग्राफ, तो किस में ज़्यादा आ गया T1 पे, है ना। अब बताओ रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना T होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे करके तुमसे ये भी पूछ सकता था कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 या T2, तो कौन सा ज़्यादा है, RT1 ज़्यादा है, तो जरूर T1 ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये देखो इसी में एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता था। ठीक है, यही ग्राफ देता, ये रेसिस्टेंस की जगह पूछ देता विच टेम्परेचर इज हायर। समझ रहे हो कि नहीं? इस टाइप का कैसे बनाना है क्वेश्चन समझ गए? कोई जवाब नहीं। ठीक है, कितने लोगों को ग्राफ आता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अच्छे से पढ़ा हुआ है? कितने लोगों को आता है? स्लोप ग्राफ, स्लोप, इंटरसेप्ट, कितने लोगों को आता है? हाँ, देखो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स इज ऑर्नामेंट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स फिजिक्स का गहना है, तो जब तक मैथमेटिक्स ठीक से नहीं होगा, ठीक है, तब तक फिजिक्स सुंदर नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आता है तो नहीं बोलने का है जी। ठीक है, ग्राफ समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो बोलो, मैं पढ़ा दूंगा एक दिन। आता है, स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह सब आता है, बढ़िया से आता है। हाँ, तुम तो राहुल बोलो ही नहीं, तुम तो बहुत दिन के बाद आज आए हो। क्या? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, चलो करा देंगे क्लास, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लास में आना है ना। इतना दिन कहाँ गायब थे तुम? चलो ये देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, V बाय आई कौन सा क्वांटिटी होता है जी? V बाय आई इज R। क्या आंसर हो जाएगा? रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मार्क्स का आंसर है, केवल रेसिस्टेंस भी आंसर में लिखोगे तो मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का है। द चार्ज ऑफ 150 कूलम, क्यू कितना दे रखा है? 150 कूलम। ठीक है, फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, टाइम दिया है, चार्ज दिया है 1 मिनट, यानी कितना? मैंने बताया था कन्वर्ट कर लेना है इसको सेकंड में, 60 सेकंड। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। अरे यार, ये तो फिर से बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। 150 बाय
60, ठीक है, ये बना लोगे ना जी, 5/2 2.5 एम्पियर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक है राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं था, अभी रेगुलर क्लास करो, ठीक है। ऐसे तो वीडियो लेक्चर वगैरह अपलोड कर दिया जा रहा था। नहीं, 2-3 क्लास, अभी 2 ही क्लास का, पिछला 2 क्लास का किया गया है, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा हो रहा है जो अपलोड हो रहा है उससे? हाँ ठीक है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आज वाला भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर पाएँ। थ्रू विच ऑफ द 2 वायर इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो मोर इजली, ठीक है, ठीक है। बोलता है 2 तार है, किससे इजीली इलेक्ट्रिक करंट जाएगा? थिक वायर और थिन वायर, किससे जाएगा? मैंने बताया था ना, मोटा वायर और पतला वायर, किससे इजीली जाएगा करंट? पढ़ाया है ये सब क्लास में। मोटा वायर में क्या है, ज़्यादा चौड़ा रोड है, ज़्यादा चौड़ा रोड है तो आराम से जाएगा ना, तो क्या आंसर होगा? थिक वायर, ठीक है। ऐसे भी देखो, थिक वायर मतलब क्या है, एरिया है ना, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना, एरिया ज़्यादा रेसिस्टेंस कम तो करंट इजीली जाएगा, ठीक है। ऑफ द सेम मटेरियल सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन सेम सोर्स, समझ में आ गया? इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, थिक वायर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट, आर को कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है, आर कांस्टेंट है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स 2 एंड इज डिक्रीज टू हाफ, ठीक है। पहले भी था, V1 इज भी, अभी R2 इज R ही है ना, लेकिन V2 कितना हो गया, V/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बेटा, केस 1 केस 2, ठीक है, ऐसे टेबल बना लीजिए, केस 1 केस 2, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख दो, रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू R, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज V/2, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज V, ठीक है, और यहाँ रेसिस्टेंस इज R1 इज R, ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद स्टेट द चेंज दैट विल ऑकर इन करंट, पूछता है कि I1 अगर I है तो I2 क्या होगा, है ना, यही ना चेंज निकालना है ना, ठीक है। यहाँ देखो परसेंटेज चेंज नहीं निकालना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज नहीं निकालना है, केवल चेंज निकालना है। तो चेंज क्या होता है, I2 माइनस I1, जब भी चेंज निकालना होगा ना तो क्या निकालेंगे, I2 माइनस I1, परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, I2 माइनस I1 बाय I1 इंटू 100। अभी ये क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग ऐसा, ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन में। यहाँ देखो I1 कितना हो जाएगा, V/R, यहाँ I2 कितना हो जाएगा, V/2 डिवाइडेड बाय R, यानी V/2R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ I2 दिख रहा है, हाफ हो गया है, I2 दिख रहा है, हाफ हो गया है, 1/2 इंटू V/R लिख सकते हैं, V/R के जगह क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर I2 हाफ I1 हो गया है तो कह सकते हैं ना, करंट विल बिकम हाफ, करंट विल बिकम हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट आधा हो गया I1 का। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट हैपन टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड, तो रेसिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है। R इज 1/A, इफ A विल इंक्रीज R विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ लिखना है क्या, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है। और थोड़ा और अच्छे से लिखना इम्प्रेस करने के लिए तो लिख देंगे यहाँ पे, सिंस रेसिस्टेंस इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल क्यों होगा वो भी लिख दे रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में ऐसे क्रॉस सेक्शन मत लिख के आना, पूरा लिखना, ठीक है। अगला देखो, आगे समझ में आया कि नहीं आया जी। अब बोलता है गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया केस 1 केस 2, ठीक है। क्या किया है, लेंथ डबल किया है, पहले L1 इज L, अभी L2 कितना हो गया 2L, ठीक है। दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस अगेन, ठीक है, एक बार फिर से दोहरा गया। ए गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड क्या बोला है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, है ना। अच्छा, इसमें कुछ और किया गया है, बाय व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी चेंज, ये कुछ और कह रहा है क्वेश्चन, देखो, ठीक है। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक तार है, इसको क्या किया, डबल किया, मोड़ दिया इसको, ऐसा हम लोग क्वेश्चन किए हैं, इसको मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया था, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, दोनों लाके, समझ रहे हो कि नहीं, इसको बीच से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, और फिर से इसको आधा करके फिर से मोड़ दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक ये पूरा रेसिस्टेंस था जिसका रेसिस्टेंस R था, ठीक है, जब इसको आधा कर दिया, ठीक है, आधा आधा दो, ऐसे बोल सकते हैं ना, आधा आधा दो कर दिया, और इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया है, तो जब लेंथ हाफ किया, एरिया तो उतना ही है, R/2 हो जाएगा, है कि नहीं। लेंथ आधा कर दिया ना, अब इसको और आधा आधा कर दिया, ठीक है, तो ये R/4 हो जाएगा, चार्ट हो। ये समझ में आ रहा है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। अब कुछ दिख रहा है, ये 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, कुछ दिख रहा है, R/4 रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। समझ में आ रहा है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/4/N, N कितना है, 1 2 3 4, R/4 चुके 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 16 टाइम्स, ठीक है, या लिखेंगे रेसिस्टेंस विल बिकम, इसका आंसर क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मस्ट रिवाइज। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमको आया था एग्ज़ाम में, क्या आया था पता है, एक वायर था, ठीक है, सर्कुलर, ऐसे उसको बोला कि पहले सर्कल बनाए हैं, ठीक है, सर्कल बना दिए वायर को, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, ऐसा ही एक वायर को सर्कल दिया है और उसको बीच से काट दिया, ठीक है, अलोंग द डायमीटर, ऐसे लिखा होता है, इट इज़ कटेड अलोंग द डायमीटर, ठीक है, इट इज़ कटेड अलोंग द डायमीटर एंड ज्वाइंट, एंड्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। तो जब डायमीटर के अलोंग कट कर दिया गया और दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया गया, तो दो आधा आधा बांट दिया, तो R/2 हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये क्या कर गया, जोड़ दिया, पैरेलल में जुड़ गया ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 कितना है, 1 2, R/4, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना था हमको, न्यू रेसिस्टेंस बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन मुझे आया था 1 मार्क्स का, डिट्टो, जब मैं 10 में था।
ठीक है, देख रहे हो ना, मुझे कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी याद है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये तो सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, वही ना पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में कितना, ये तो रटा हुआ है सबको, है ना। इतना लिख के आंसर लिख के चल देना आगे, ठीक है, सोचना भी नहीं, 1 मार्क्स का है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देखो, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू इलिस्ट्रेट इट्स फंक्शन स्पेशली इन स्टडी ऑफ वेरिएशन करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, वीवीआई इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता है कि बुक में दिया हो, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें 12% क्वेश्चन विल बी हॉट्स, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ हॉट्स। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर के बारे में पढ़ाया नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बारे में पूछ रहा है। वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है? तो वेरिएबल रेसिस्टर होता है क्या? अ डिवाइस, लिख लो इसका आंसर, अ डिवाइस टू रेगुलेट current without changing the voltage source in an electric circuit is called a variable resistor or a rheostat। ठीक है, समझ गए? वेरिएबल रेसिस्टर से क्या समझते हैं, ये हो गया। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है? रेसिस्टर और यहाँ पर से एक एरो लगा करके निकाल देते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम हमारे किताब में दिया हुआ है। ठीक है, या और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेसिस्टर और ये एक एरो मार्क लगा करके। ठीक है, उसके बाद लिखा है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा? जैसे रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं ना वैसे ही इसको करेंगे। ठीक है, इसको देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले तो नॉर्मली एक रेसिस्टर ले लेंगे। ठीक है, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है ना, ये क्या बताया इसने? रेगुलेट द करंट, करंट को चेंज करता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो करंट को चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स चेंज नहीं करना, यानी रेसिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा सर्किट में। तो वेरिएबल रेसिस्टर वही करता है, रेसिस्टेंस को चेंज करता है। ये एक नॉर्मल रेसिस्टर लगाए हैं, एक स्विच लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं एक एमीटर भी लगा देते हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे एक लगा देते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक है, प्लस माइनस हो गया, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से इंटर करेगा तो यहाँ प्लस साइन देंगे, माइनस, यहाँ जाएगा करंट, यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ प्लस साइन। ठीक है, यहाँ माइनस। समझ में आ गया? सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? नोट कर लिए? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगला 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स वाला भी बाकी है। तो 1 मार्क्स का जितना क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 5 मार्क्स का तो 3 ही क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, अभी और भी करवाऊंगा। ठीक है,
1 मार्क्स का जितना हो सकता था वो इतना क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अभी ये पूरा लेक्चर मैं स्लाइड दे दूंगा उसमें ऐसे, ठीक है। बाकी बात वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड रहेगा तो आप उससे देखो, ठीक है। ओके।